हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम ऑन यूपीएससी गोल्स, रमा शर्मा। और आप मेरे साथ यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। यूनिट का नाम है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। इसके सिलेबस को अभी हम देखेंगे और उसमें जो पोर्शन हमने कवर कर लिया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसकी भी हम बात करेंगे और उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हमारे सोशियोलॉजी पेपर के सिलेबस में, पेपर 2 के सिलेबस में पार्ट सी के अंदर आता है। इसको हम पहले कर रहे हैं। यूनिट का नाम है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। इसके अंदर जो सिलेबस है पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये कंपोनेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं, बर्थ, डेथ, ये सब। आज हम माइग्रेशन की बात करेंगे। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने भी हैं। तो और इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है मणिपुर के अंदर। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। और अभी भी जिस तरीके की अलग अलग जगह पे चीज़ें चल रही हैं, तो माइग्रेशन जो है चल ही रहा है, बरकरार है। तो नॉर्थ ईस्ट को लेके जब ये जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, माइग्रेशन हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस साल इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद अगला सेशन आपका इस एक टॉपिक का होगा, पॉपुलेशन पॉलिसी एंड फैमिली प्लानिंग। और फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे इमर्जिंग इश्यूज़, एजिंग, सेक्स रेशियो, चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये हम कवर कर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो 3 इश्यूज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये वाला इशू हम कर चुके हैं, इस पर और डिटेल नोट्स मैं आपको यहाँ पर दे दूँगे। नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में। ठीक है जी, इसमें हमने ये सब पढ़ लिया है। तो जो पहली बार जो है देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसमें पिक्टोरियल चीज़ें भी होंगी, और आपका सारा डेटा होगा जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं जिस तरीके से। और बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करी गई है, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में आसानी से इसको लिख पाएँ। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट अलग से किया है, कलर चेंज किया है, जिससे कि थोड़ा सा आपको वो मेमोरी में और जो है रहे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी हमने लिए हैं। जैसे ये जो यूनिट है ये पूरी की पूरी डेटा के ऊपर है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो एक यूनिट है ये पूरा का पूरा डेटा पे चलेगा, तो आपको डेटा इसमें याद करना पड़ेगा। तो ये सब जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी वगैरह, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये हम कर चुके हैं। इनके पीछे के क्या कारण हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। TFR क्यों गिर रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। और जो सरकारें हैं उनके लिए जब वो पॉलिसी बनाएंगी तो किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे वो भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन। इस टॉपिक की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डेमोग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ पलायन कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक बहुत ही बड़े फेमस डेमोग्राफर हैं, उनका नाम है, मैं यहाँ पे आपको पूरा ये आप नोट करते जाइएगा साथ में। एक डेमोग्राफर हैं जिनका नाम है एवरेट ली। ठीक है, ये डेमोग्राफर हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माइग्रेशन को डिफाइन किया था। इन्होंने बताया था कि भाई ये भी एक तरीके की ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके तहत एक जगह की जनसंख्या दूसरी जगह पहुंच जाती है तो वहाँ पे बढ़ जाता है, जिस जगह से लोग पलायन करते हैं वहाँ पे लोग कम हो जाते हैं। जैसे उत्तराखंड के जो आपके पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पॉपुलेशन कम है, क्योंकि जो भी यूथ है वो जो है पलायन कर रहा है, शहरों की तरफ जा रहा है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ऐसे इंस्टेंसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इन्होंने कहा था कि भाई माइग्रेशन ना 2 तरह का होता है। एक परमानेंट माइग्रेशन, कि आपने गांव से निकल के, मान लीजिए आप शहर में गए, आपने वहीं घर बसा लिया, आपकी नौकरी लग गई थी वहाँ पे अच्छी, ठीक है, आपकी सरकारी नौकरी लग गई मान लो कहीं पे, आपने वहीं घर बना लिया और अब आप वहीं रहते हैं और आपके बच्चे भी वहीं पढ़े हैं, तो आप गांव वापस अब जाने का कोई चांस नहीं है आपका। मतलब आप ऐसे तो जाते हैं शादी ब्याह में, लेकिन सेटलमेंट के पर्पज़ से आप गांव वापस नहीं गए। दूसरा है सेमी परमानेंट। ठीक है, तो माइग्रेशन में क्या है कि परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस और सेमी परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस। तो आप लोग अगर अभी किसी कस्बे या शहर में रह रहे हैं तो आप लोग अपने पिताजी या माताजी से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि वो किसी गांव से बिलोंग करते थे
और वहाँ से जो है वो लोग शिफ्ट हुए हैं, या फिर उनकी पिछली जनरेशन कहीं से बिलोंग करती थी और वहाँ से वो लोग शिफ्ट हुए हैं। अब पहला है ये परमानेंट, ठीक है। दूसरा है सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट में क्या होता है कि एज अ वर्कर, ठीक है, आप आते हैं, एज अ लेबर आप आते हैं, ठीक है, और वो भी उन जगहों पर आते हैं इन इनफॉर्मल सेक्टर्स मोस्टली, ठीक है, मोस्टली इन इनफॉर्मल सेक्टर्स। जैसे कि कोविड के टाइम पर हमने देखा कि जितने भी दिहाड़ी मजदूर थे वो सब वापस गए। तो ये क्या था, सेमी परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस था। पहले वो लोग गांव से शहर आए काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। शहर में प्रॉब्लम्स हुई, शहर में उनके पास सुविधाएं नहीं थी क्योंकि वहाँ पे उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, परमानेंट रेजिडेंस नहीं था। और शहर की जो मतलब जो या जिस स्टेट की गवर्नमेंट जो आपकी मतलब मान लीजिए ए स्टेट है, ठीक है, और बी स्टेट है, या फिर सीधा सीधा मान लो कि ये बिहार है, एक स्टेट बिहार है और एक स्टेट जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली है, ठीक है। अब बिहार से लोग यहाँ पर गए, यहाँ पर अगर उनका सेमी परमानेंट सेटलमेंट था तो क्या हुआ कि कई बार ऐसा देखा गया, दिल्ली और अदर स्टेट भी हो सकती है कोई, कि जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो राशन कार्ड के आधार पे मिल रही थी, और राशन कार्ड तो आपके पास यहाँ बिहार का है, ठीक है, या फिर आधार कार्ड आपका बिहार का है, तो इस वजह से आपको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही थी। तो इस को हम कहेंगे कि सेमी परमानेंट रेजिडेंस है आपका, आपका वहाँ का जो है एड्रेस प्रूफ जो है वो नहीं है, आप किसी और स्टेट से माइग्रेट होके आए हो, काम करने के लिए आए हो, आप उस स्टेट के रेजिडेंट नहीं हो, स्टेट बी के रेजिडेंट नहीं हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यूपी गाज़ियाबाद से मैंने माइग्रेट किया यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है, इन देहरादून। एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हूँ आपको, मेरा ही है। तो मैंने 2020 में यहाँ पर माइग्रेट किया, माइग्रेट करके 2021 में अपन ने घर ले लिया। अब घर का जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आपका वो है, आधार कार्ड भी चेंज करा लिया, ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। सब कुछ करने के बाद भी वी आर नॉट द रेजिडेंट, नॉट दी रेजिडेंट। इतना सब करा, अपनी प्रॉपर्टी होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल, वो बिल, आधार कार्ड, बैंक का, ये सब होने के बाद स्टिल वी आर नॉट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। अभी भी हम कहाँ के रेजिडेंट हैं, यूपी के रेजिडेंट हैं। तो उत्तराखंड की जो भी फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितनी भी जॉब्स हैं हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यूपी की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इसको कहते हैं सेमी परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। अब हम परमानेंट कब होंगे, अभी तो उत्तराखंड में चलो ऐसा कोई लॉ है ही नहीं कि जो हमें परमानेंट करे, लेकिन हाँ जो हमारा बच्चा है, हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद कुछ ऐसा कानून है कि वो यहाँ का प्रॉपर रेजिडेंट बन जाए, ठीक है। तो दो तरीके के माइग्रेशन होते हैं, हमने भी माइग्रेट किया, एक मजदूर भी माइग्रेट करता है, लेकिन क्योंकि आप जो है रेजिडेंट नहीं हो, आपका जो आप कहते हैं ना मूल निवास प्रमाण पत्र, जो मेन रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है, वो आपका जहाँ का है आप वहीं के रेजिडेंट कहलाए जाओगे, ठीक है। परमानेंट चेंज में क्या होता है कि जैसे इंट्रा स्टेट, आपने एक ही स्टेट से, मान लो यूपी के ही एक स्टेट से, आप कहाँ, यूपी के एक सिटी से, मान लीजिए आप इलाहाबाद से बरेली आ गए, ठीक है, बरेली उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। आपका क्या है, अगर आपने यहाँ पे घर बना लिया तो भी आपका परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, उसमें आप एक ही स्टेट के रेजिडेंट कहलाए जाओगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इन्होंने डिफाइन किया और माइग्रेशन का दो तरीके का टाइप बताया, ठीक है। एक तो थे, इनका नाम याद रख लेना क्योंकि आंसर माइग्रेशन पे करोगे तो इनका नाम ज़रूर लिख के आना है, इनका ये बता के आना है कि किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। एक और अपने डेमोग्राफर थे, सोशियोलॉजिस्ट की थ्योरी भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन डेमोग्राफर्स की ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि ये डेटा से रिलेटेड यूनिट है। एक और अपने डेमोग्राफर हैं जिनका नाम है आइसेंस्टेल्ट, ठीक है। आइसेंस्टेल्ट कहते हैं कि माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन एक मोर और लेस, मतलब ये कहते हैं कि ये बेसिकली मोर और लेस परमानेंट होता है। बेसिकली ये इनका कहने का मतलब है कि भाई एक जगह से आप आ गए, इसका भी एग्जाम्पल है अपने पास में, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है कि
ये था मेट्रो सिटीज़, ठीक है। ये कहते हैं माइग्रेशन मोर और लेस परमानेंट होता है नेचर में, ठीक है, कि कहीं ज़्यादा परमानेंट हो सकता है, कहीं कम परमानेंट हो सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं देके बताऊं तो जो लेबर थी, जो वर्कर्स थे, वो मेट्रो सिटीज़ में आए, कोविड-19 के दौरान सब वापस चले गए, ठीक है, देयर नेटिव स्टेट, जो भी उनका स्टेट रहा होगा, नेटिव स्टेट्स में चले गए। लेकिन आफ्टर कोविड-19 क्या हुआ? क्या वो डर के वहीं अपने नेटिव स्टेट, वहीं गांव में रहे क्या वो वापस नहीं आए? आफ्टर कोविड-19 मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स वापस आ गए, रिटर्न्ड बैक। तो ये माइग्रेशन कैसा रहा कि पहले हमें लग रहा था कि ये परमानेंट नहीं है क्योंकि ये लोग वापस चले गए हैं, लेकिन जैसे ही हालात सुधरे ये लोग वापस आ गए, तो वापस अपनी जगह से फिर से माइग्रेट कर लिया। तो इनका जो माइग्रेशन हुआ लेस और मोर परमानेंट इन नेचर हुआ, ठीक है, क्योंकि काम करने के लिए तो इनको आना ही था, वापस से ये मेट्रो सिटीज़ में आ गए। तो कहने का मतलब है कि चाहे कोई ऐसी परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन ये मतलब कुछ वर्कर्स, कुछ माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे होते हैं कि वो वापस अपने स्टेट नहीं जाएंगे, ठीक है, अगर जाएंगे भी तो काम करने के लिए तो वापस से आ ही जाएंगे। पहला एग्जाम्पल ये था। दूसरा, फिर से मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अपन यूपी से इधर आए, यूके, घर वगैरह बना लिया, लेकिन अभी अगर पिछली डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो हम सेमी परमानेंट में, लेकिन और यूपी हमारा मतलब मूल निवास है, मेन रेजिडेंस हमारा यूपी में है, ये परमानेंट रेजिडेंस है हमारा, ये सेमी परमानेंट रेजिडेंस है हमारा, ठीक है। लेकिन क्या अभी हम वापस जाएंगे या वापस जाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, नो रिटर्न बैक। भले ही आप उस जगह के रेजिडेंट नहीं हो, फिर भी आप वहाँ पर रह रहे हो, तो रेजिडेंसी के आधार पे तो आप सेमी परमानेंट में हो, तो सेमी परमानेंट है ना, टेम्परेरी तो नहीं है। तो परमानेंट तो मोर परमानेंट यहाँ पे हो गया, और सेमी परमानेंट मतलब लेस परमानेंट यहाँ पे हो गया। तो आइसेंस डैट भी यही कहते हैं कि माइग्रेशन जो है मोर और लेस परमानेंट तो होता ही है नेचर में, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। ये कहते हैं कि माइग्रेशन, अब अगली चीज़ पे आते हैं कि माइग्रेशन की दो चीज़ें हमने समझ ली। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापन कर जाना, माइग्रेट हो जाना। जैसे बचपन में आप लोगों ने अगर कभी स्कूल चेंज किया होगा, ठीक है, ये स्कूल ए है और ये स्कूल बी है। जैसे मैंने जो है 9th-10th एक स्कूल से किया था और 11th-12th दूसरे स्कूल से किया था, ठीक है। उससे पहले 8th तक की पढ़ाई मैंने एक और तीसरे स्कूल से करी थी। तो ये मान लो मेरा वो वाला स्कूल है जहाँ पे मैंने 8th तक की पढ़ाई करी है, यहाँ पे मैंने 9th-10th तक की पढ़ाई करी है, यहाँ पे मैंने 11th-12th की पढ़ाई करी है। तो जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भी जाते हैं तो आपको क्या लगता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। ये नाम तो आपने सुना होगा, ये नाम तो सुना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो इसको कहते हैं विस्थापन प्रमाण पत्र, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ गए तो फिर से आपको इस स्कूल से विस्थापन प्रमाण पत्र चाहिए। तो जब आप स्टेट चेंज करते हैं, एक वर्कर दूसरे जगह पर काम करने जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको अपने स्टेट से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मेरा समझाने का तरीका था कि माइग्रेशन का नाम आपने बचपन में भी सुना है। अब बात करते हैं कि हम तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, यूनिट का नाम। अब पॉपुलेशन डायनेमिक्स में ये माइग्रेशन का क्या रोल है, ठीक है, ये माइग्रेशन को पढ़ने का क्या मतलब है, क्या ही इसका सेंस बनता है। तो बेटा जब हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट करने के लिए हमारे पास में जन्म लिए हुए लोगों की संख्या होनी चाहिए। हमारे पास में उस एक साल में, मान लीजिए एक साल के अंदर काउंट कर रहे हैं, क्या चेंज आया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है कि क्या चेंज हुआ, ठीक है। डेथ रेट होना चाहिए, मरने वाले लोगों का आंकड़ा होना चाहिए, और साथ में ही माइग्रेशन का आंकड़ा होना चाहिए।
माइग्रेशन के आंकड़े में दो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। माइग्रेशन दो तरीके से होता है, एक इमिग्रेशन यानी कि आपके शहर में लोग कितने आए नए रहने के लिए। भाई जो बिहार के लिए आउट माइग्रेशन होगा, आउट माइग्रेशन यानी कि जो वहाँ से बिहार के लिए, झारखंड के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके लिए जो आउट माइग्रेशन होगा यानी कि यहाँ से लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, वो आउट माइग्रेशन दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए, एक्सेट्रा के लिए क्या होगा, यही आउट माइग्रेशन इनके लिए क्या होगा, ये इन माइग्रेशन होगा। क्योंकि इनके शहर में तो आप जा रहे हो ना रहने के लिए, काम करने के लिए, तो वहाँ की जनसंख्या तो बढ़ाओगे ना, अल्टीमेटली नंबर्स तो वहाँ पे बढ़ेंगे। तो माइग्रेशन दो तरीके का होता है, एक इमिग्रेशन यानी कि इन माइग्रेशन जहाँ आप जा रहे हो, एक एमिग्रेशन। अब याद कैसे रखना है, याद रखने का तरीका होता है कि एमिग्रेशन मतलब एमिट करना, एमिट करना मतलब निकालना, ठीक है, यहाँ से ये बना है। एमिग्रेशन मतलब एमिट करना, निकालना, यानी कि कहीं से आप निकल के जा रहे हो। तो जो माइग्रेशन इसके लिए एमिग्रेशन होगा, जो एमिग्रेशन होगा इनके लिए, बिहार वगैरह के लिए, वही जो है इमिग्रेशन हो जाएगा, वही इमिग्रेशन हो जाएगा फॉर मेट्रो सिटीज, ठीक है। अब इसी वजह से क्या होगा कि बिहार की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, वेस्ट बंगाल की, जहां से भी आपका लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वहां की जनसंख्या में तब्दीली जो आएगी, बदलाव जो आएंगे, वहां पे कमी देखी जाएगी। और मेट्रो सिटीज़ में क्योंकि लोग ऐड हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो संख्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब भी हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स की बात करते हैं, तब हम बर्थ रेट और डेथ रेट के साथ में माइग्रेशन को भी काउंट करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए जो हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, आपका जो टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो वो कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज में तीन कंपोनेंट्स हैं। एक फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी होगी तो लोग पैदा होंगे। एक मोर्टेलिटी यानी कि लोग मरेंगे, तो डेथ रेट हम चेक करेंगे उसके लिए। और एक होगा माइग्रेशन। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी तो हैं ही, उनके अलावा ये तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमें किसी जगह के पॉपुलेशन चेंज को दिखाता है। तो माइग्रेशन क्या है, क्यों होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन के पीछे का कारण क्या है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो माइग्रेशन के पीछे का कारण भाई कई सारे हो सकते हैं। जैसे जो वर्कर काम करने आ रहा है उसके लिए माइग्रेशन का कारण, ठीक है, कॉज क्या हो सकता है भाई, इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है, आप पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, आप भी जाओगे मान लीजिए, तो इकोनॉमिक कारण हो सकता है पैसा कमाने के लिए। एक सोशल कारण भी हो सकता है। सोशल कारण जैसे ये तो यहाँ पे आप माइग्रेंट वर्कर्स देख सकते हो, एग्जाम्पल में आप वर्कर्स देख सकते हो। सोशल कारण में एग्जाम्पल में जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट के अभी सिचुएशन देख रहे हो, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली कहूँ तो मणिपुर में जो माइग्रेशन हो रहा है और हुआ है मणिपुर के अंदर, तो वो भी क्यों हो रहा है, वो सोशल कारणों की वजह से हो रहा है, ठीक है। वो पैसा कमाने के लिए माइग्रेट नहीं हुए हैं, वो सोशल प्रेशर या सोशल टेंशन जो अभी वहाँ पर है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये से एक सामाजिक मुद्दा है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण डेमोग्राफिक फोर्सेस हो सकते हैं, डेमोग्राफिक रीज़न हो सकता है। जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में माइग्रेशन इकोनॉमिक रीज़न से तो हो ही रहा है, डेमोग्राफिक ये है क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है। आप यहाँ पर कई कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो लोग वहाँ पर भी काम धंधा करके, खेती है मान लीजिए उनके पास, वहाँ पर भी वो अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन लोग बेटर सुविधाओं की, बेटर फैसिलिटीज, बेहतरीन स्कूल्स नहीं है बच्चों के लिए, तो इन कारणों की वजह से भी माइग्रेट हो रहे हैं। अब एक जो आपको बुक में नहीं मिलेगा किसी भी में, उसका एक जो है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक होता है एनवायरमेंटल रीज़न। क्योंकि आप मेरे को बोलोगे कि मैम आप अपना एग्जाम्पल दे रहे थे तो आपका इकोनॉमिक कारण था क्या, नहीं, क्योंकि जो काम मैं यहाँ पे कर रहे हूँ वो मैं वहाँ पर भी कर रहे थे। आपका सोशल कारण था क्या, नहीं, गाजियाबाद में ऐसा कोई दंगे फसाद नहीं थे जिसकी वजह से हम माइग्रेट कर लें। डेमोग्राफिक था क्या, नहीं, वो दिल्ली एनसीआर में आता है, वहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल सब कुछ बेहतरीन अवेलेबल है,
तो फिर आपका क्या कारण था? मेरा कारण था एनवायरमेंटल। तो एक माइग्रेशन ये भी है जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल माइग्रेशन। बहुत ज़्यादा ये फोकस में तब आया जब क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग, और कोविड-19 के दौरान भी जब लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते थे उन्होंने अपने लिए एक सेकंड होम, पहले सेकंड होम सोचते थे लेकिन फिर परमानेंटली माइग्रेट कर लिया, और वो ऐसी जगह पे आ गए जो लेस पॉपुलेटेड हो, जहाँ पे कम जनसंख्या हो, जहाँ पे सुविधाएं हों। ठीक है, अब आप किसी कैपिटल सिटी में रह रहे हैं, जैसे देहरादून में अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पर सुविधाओं की कमी नहीं है, कैपिटल सिटी है, स्कूल्स हैं, बेहतरीन है, सब कुछ है। क्या चीज़ आपको मिल गई एक्स्ट्रा? आपको एनवायरनमेंट मिल गया, आपको नेचर मिल गया। ठीक है, वो चीज़ एक्स्ट्रा मिल गई आपको, जो कि आपके कंजस्टेड सिटीज़ में नहीं है, वो यहाँ मिला। तो ये भी एक तरीके का माइग्रेशन है। ठीक है जी। अब ये जो सोशल डेमोग्राफिक फोर्सेस हैं, जैसे एनवायरनमेंट के हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग वॉलंटरली माइग्रेट कर लेते हैं। तो जो एनवायरनमेंट में भी है वो भी दो तरीके के हैं। एक है क्या, पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब मतलब कोई सिटी इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉपुलेटेड हो गया, उसकी वजह से आपने माइग्रेट कर लिया। एक बिना ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी आप वॉलंटरली माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन की क्या कॉन्सेप्ट है? ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई भारत में आप पढ़े, आईआईटीज़ में आप पढ़े, आईआईटीज़ में पढ़ने के बाद भी, और देश में टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, आज भी विकास हो रहा है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा यूथ ऐसा है जो कि विदेश में जाके काम करना चाहता है। तो भारत में पढ़ के, भारत में शिक्षा लेके, सब कुछ भारत में करके, और अब आप विदेश में जा रहे हो, विदेश के लिए काम कर रहे हो, किसी दूसरे देश के लिए काम कर रहे हो, तो व्हाट इज दिस? ये है इंडिया का ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ये है ब्रेन ड्रेन। एक और तरीके का माइग्रेट, और ये सॉरी इसमें नहीं आएगा, ये वॉलंटरली में आएगा। ये खुद से आप जा रहे हो, आपके पीछे ऐसा कोई सोशल फोर्स नहीं है, ना ही कोई, भाई आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, आप विदेश में भी काम कर सकते हो, आप एनवायरनमेंट की वजह से भी नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका वॉलंटरली माइग्रेशन है। आप स्वैच्छिक रूप से जो है बाहर जा रहे हैं और अपनी जगह को छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके के माइग्रेशन हैं। जैसे कि हम बात करें, कोई कैलेमिटी हो गई, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, कैलेमिटी वाला माइग्रेशन। जैसे कि एग्जांपल में, बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है जोशीमठ वाला। देखो, आपको सब चीज़ें अपने आसपास मिलेंगी, आप देखोगे चारों तरफ तो माइग्रेशन के बहुत अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे। जोशीमठ वाला जो एग्जांपल है वो कैलेमिटी रिलेटेड माइग्रेशन है। ठीक है, और हर एक का मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एग्जांपल दूँ। एक तरीके का माइग्रेशन होता है जो वॉर की वजह से होता है। ठीक है, वॉर रिलेटेड माइग्रेशन। तो कैलेमिटी में तो चलो आपका जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है, ज़मीन खिसक रही है, तो जोशीमठ वाला जो एग्जांपल है वहाँ पे। वॉर रिलेटेड माइग्रेशन में आप क्या देंगे? वॉर रिलेटेड माइग्रेशन में जैसे कि आप, यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा है ना, इंटरनेशनल भी तो देखना है अपने को। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से यूक्रेन के लोग माइग्रेट हो रहे हैं, और उस समय जो वहाँ पढ़ते थे वो लोग भी इधर उधर चले गए। कुकी और मैतेई का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुकी मैतेई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ये भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये भी क्या है, सोशल टेंशन की वजह से है। वॉर इसको नहीं कह सकते लेकिन सोशल टेंशन तो है। इसकी वजह से जो माइग्रेशन हुआ है वो भी क्या है, इसी में आएगा। तो माइग्रेशन के बहुत अलग अलग तरीके हैं और हर एक के पीछे का कारण अलग होता है। माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह की, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में। ठीक है, और माइग्रेशन की स्टडी करके हमें और क्या समझ में आता है कि जब हम माइग्रेशन की स्टडी करते हैं, और ये सब चीज़ के नोट्स मैं आपको और भी आगे दूंगे, माइग्रेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पॉपुलेशन तो समझ में आती ही है। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज इन एनी कंट्री, लेकिन दूसरी जो चीज़ समझ में आती है, हमें उस जगह की ग्रोथ के बारे में समझ में आता है। अगर भाई बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से
उड़ीसा से लोग माइग्रेट हो रहे हैं और पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में जाके काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक तरह की स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर ग्रोथ कम है और दूसरी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इसलिए लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इस माइग्रेशन की स्टडी करके। इन एनी एरिया, किसी भी जगह कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से जाएंगे और कहीं पर ऐड होंगे, तो दोनों जगह की आप स्टडी कर सकते हो। तो इसीलिए माइग्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल चेंज है, इम्पोर्टेंट सिम्टम है, एक इंडिकेटर है। क्या है ये? एक इंडिकेटर है ऑफ सोशल चेंज इन एनी सोसाइटी। अब थोड़ा हम पीपीडी से पढ़ेंगे, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब मैंने आपको जैसे पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया था, माइग्रेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं और उसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। जैसे रूरल टू रूरल माइग्रेशन, ये कैसा माइग्रेशन है कि आप बिहार के गांव से उठ के आ रहे हो और आप हरियाणा के गांव में जाके खेती कर रहे हो या एग्रीकल्चरल वर्कर बने हुए हो, तो आप एक गांव से निकल रहे हो और दूसरे गांव में जाके क्या है, एग्रीकल्चरल लेबर का काम कर रहे हो। रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो गया, ठीक है? आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए स्टेट से, ए गांव से जाके, विलेज ए से जाके विलेज बी में आप काम कर रहे हो, ठीक है? एक होता है रूरल टू अर्बन, आप गांव से निकल रहे हो और किसी शहर में जाके काम कर रहे हो। आप एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और ये सब जगह से जा रहे हो, आप बॉम्बे में जाके काम कर रहे हो, ठीक है? मुंबई में जाके काम कर रहे हो। तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन, ये अपने स्टेट के अंदर भी हो सकता है। ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये इंटर स्टेट भी हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके। ये इंट्रा स्टेट भी हो सकता है कि सेम स्टेट के ही अंदर, जैसे कि मान लीजिए यूपी के ही गांव के अंदर पला बड़ा लड़का या लड़की, वो काम करने के लिए, पहले आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है, फिर वहीं पर काम करने लग जाता है। मान लीजिए कि ऐसे कोई भी गांव है, ठीक है, एक्स गांव है, एक्स गांव से आप नोएडा आ रहे हो, नोएडा भी तो यूपी में ही है, ठीक है? एक्स गांव से आप नोएडा आ रहे हो, तो ये क्या है? ये भी तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन है। ज़रूरी थोड़ी है कि आप स्टेट चेंज करो इसके लिए, आप इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट के अंदर भी तो माइग्रेट कर रहे हो। सेम रूरल टू रूरल माइग्रेशन, अपने गांव में काम नहीं मिल रहा, किसी दूसरे गांव में काम मिल रहा है सेम स्टेट के अंदर, तो आप उस स्टेट में उस गांव में जाके काम कर रहे हो। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ही तरीके का हो सकता है ये। एक होता है भाई अर्बन टू रूरल, ये नया है, ठीक है? अर्बन टू रूरल, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन क्या है कि जी आपने शहर में बहुत काम किया, ठीक है, और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और शहर में पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, तो अब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या कर रहे हो कि आप अपने गांव में जो है सेटल हो गए और वहाँ से आप अपना काम कर रहे हो। आप वहाँ पे मान लीजिए जैसे अचार पापड़ का उद्योग आपने लगा लिया, आप गांव के लोगों को इकट्ठा करके जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, शहर से आप तकनीक सीख के आए हैं। तो अर्बन जगह से आप अर्बन एरियाज़ में रहते थे, अब आप रूरल एरियाज़ में रह रहे हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिवली इनके एग्जाम्पल्स ज़्यादा मिलेंगे, रूरल टू अर्बन के कम हैं, लेकिन हैं। और एक होता है भाई अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन मतलब दिल्ली में रहते थे, जन्म वहीं पे हुआ, वहीं पढ़े, मान लीजिए बॉम्बे में रहते थे, वहीं जन्म हुआ, वहीं पढ़े, और पढ़ लिख के इतने हो गए कि अब आप जो है न्यूयॉर्क में जाके सेटल हो गए, या फिर दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में पले बढ़े और आप बॉम्बे में जाके सेटल हो गए। मान लीजिए दिल्ली एक सिटी था और दिल्ली से आप बॉम्बे में, तो अर्बन से मतलब मुंबई, अर्बन से अर्बन माइग्रेशन। तो ये 4 तरीके का माइग्रेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो कोई भी माइग्रेशन को हम 4 टाइप्स में बांट सकते हैं, लेकिन काइंड ऑफ माइग्रेशन की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ माइग्रेशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया ये इंटर स्टेट भी हो सकता है, ठीक है? जैसे कि भाई अर्बन की अगर मैं बात करूं तो पुणे अर्बन है, ठीक है? पुणे जो है अर्बन एरिया है। ये तो हो गया जी आपका इंटर स्टेट, कि दिल्ली एक अलग स्टेट है और मुंबई एक अलग स्टेट है, ये हो गया इंटर स्टेट। लेकिन पुणे एक स्टेट है, और पुणे से अगर आप मुंबई चले गए तो वो तो सेम स्टेट के, महाराष्ट्र के ही अंदर है, तो इसको हम इंट्रा स्टेट कहेंगे। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी दोनों तरीके का हो सकता है। इंटर स्टेट तो कोई भी माइग्रेशन इंटर स्टेट भी हो सकता है और इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, सेम स्टेट के अंदर भी हो सकता है और इंटर
स्टेट यानी कि दूसरे स्टेट में भी आप जा सकते हो। लाइकवाइज सेम कंट्री के अंदर हो सकता है माइग्रेशन। अभी तक जितनी भी हम बात कर रहे हैं गांव से शहर, शहर से शहर, ये एक ही कंट्री के अंदर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो सकता है ना कि केरला का यूथ जो है अगर सऊदी जाके काम कर रहा है, दुबई जाके काम कर रहा है, तो ये तो कंट्री ही चेंज हो गई। अब केरला के गांव का जा रहा है तो रूरल टू अर्बन हो जाएगा, केरला के शहर का जा रहा है तो अर्बन टू अर्बन हो जाएगा, लेकिन कंट्री आओ मतलब इंटर कंट्री चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक ही देश के अंदर काम कर रहे हैं तो इंट्रा कंट्री होगा, और अलग देश में जा रहे हैं तो इंटर कंट्री होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जानी चाहिए। इस सब के अलावा एक और तरीके का माइग्रेशन है जिसको, जो मैंने अभी कंट्री वाला बताया, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और इंटरनेशनल। तो इंटर कंट्री नाम की आपको चीज़ नहीं मिलेगी सुनने के लिए, आपको मिलेगा इंटरनेशनल माइग्रेशन। जो टर्म इसको दी गई है वो है ये। ठीक है, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। 2015 के अंदर यूएन की एक संस्था है, ठीक है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसको प्यार से हम लोग देशा भी बोलते हैं, DESA, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इनकी एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि जो इंडियन डायस्पोरा है, भाई भारत के लोग विदेशों में भी तो जा रहे हैं ना, माइग्रेट तो हर कोई कर रहा है, अपने घर से निकल तो हर कोई रहा है, कोई गांव से निकल के शहर में आ रहा है और कोई देश ही चेंज कर दे रहा है। तो जो इंडियन डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर, डायस्पोरा का मतलब ये है कि आप इंडिया के हो लेकिन आप बाहर रहते हो, पूरी दुनिया के अंदर ये डेटा 16 मिलियन का है। 1 मिलियन में 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, 16 मिलियन पीपल जो है इंडिया के बाहर रहते हैं, और ये डेटा लार्जेस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन है दुनिया की। मतलब दुनिया के देश, जितने भी देश हैं, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी, नेपाल भी है, ये लोग उतना बाहर नहीं जाते जितना इंडियंस बाहर जाके रहते हैं। मतलब आप किसी भी देश में चले जाओ आपको इंडियंस मिल जाएंगे। तो लार्जेस्ट माइग्रेंट डायस्पोरा है ये इन वर्ल्ड। भारतीय सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे दुनिया के अंदर। ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल कंट्री, दैट इज इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन का डेटा है, इसको अभी हम और पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं रूरल टू रूरल माइग्रेशन की बात करूं तो भारत में कितना होता होगा, किसी के पास कोई आंकड़ा है? गांव से, भाई एक गांव से दूसरे गांव में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हमने पढ़ा था पीछे, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो एग्रीकल्चरल लेबरर बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ये लोग वहाँ जाने लगे जहाँ पर जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वेस्ट यूपी है, इन जगह पर जाके बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। तो ये रूरल टू रूरल माइग्रेशन एक डोमिनेंट माइग्रेशन स्ट्रीम था शुरुआत में, क्योंकि पहले शहरों में उतना काम कहाँ था, 1960s 1970s में कहाँ, क्योंकि लोग उतने शिक्षित भी नहीं थे, तो इतनी जॉब्स भी नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हमारे देश के अंदर उस समय। तो डोमिनेंट माइग्रेशन जो है, अगर आपको देखना है रूरल टू रूरल, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1961 से 2011 तक का डेटा। ठीक है, 2011 तक के सेंसस का डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये डेटा हमको बताता है कि ये मतलब भारत के जो 4 तरीके के माइग्रेशन हैं, ये जो 4 तरीके के माइग्रेशन हैं, इन माइग्रेशंस में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ है, भले ही आप विदेश कितने भी चले जाओ पढ़ लिख के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन रहा है 1961 से लेकर 2011 तक का आपका सेंसस का डेटा, वो ये बताता है रूरल टू रूरल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। आजकल जो चल रहा है कंटेम्प्ररी, इंडिया के अंदर की बात करें तो, इंटरनेशनल की बात ना करें, कंटेम्प्ररी माइग्रेशन जो चल रहा है वो चल रहा है रूरल से अर्बन, रूरल से अर्बन माइग्रेशन, कि आप गांव में रहते हैं लेकिन अब आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, सुविधाएं भी हैं, फ़ोन भी है, तो पहले ये होता था कि पहले तो आप कहीं चले जाते थे, आप चिट्ठियां लिखते थे, आपके घर वालों को पता ही नहीं होता था, घर में कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए आपको 10 दिन बाद पता चल रहा है, आज तो मतलब 10 सेकेंड भी नहीं लगते। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज पे चल रहा है।
ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप के माइग्रेशन का आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या ज़्यादा था और आज की डेट में क्या ज़्यादा है। ठीक है। तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन में अगर देखा जाए तो क्या आप बता सकते हैं, अब अगर इसमें एक नया कंपोनेंट ऐड करें कि मैम मैन और वुमेन में भी तो देख लो ना कि आदमी ज़्यादा माइग्रेट कर रही हैं या औरत ज़्यादा माइग्रेट कर रही हैं। तो डोमिनेंट माइग्रेशन स्ट्रीम ये जो थी ना रूरल से रूरल, क्योंकि भारत में गांव सबसे ज़्यादा हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कृषि शहरों में तो नहीं होगी, गांव के अंदर ही होगी। तो जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट माइग्रेशन रहा है भारत के अंदर वो रूरल टू रूरल में फीमेल माइग्रेशन रहा है। और अब आप पूछेंगे कि ये फीमेल माइग्रेशन क्यों, क्या ये एग्रीकल्चरल लेबरर बन के सबसे ज़्यादा माइग्रेट हुए? नहीं, इसका जो प्रमुख कारण है इट इज़ ड्यू टू मैरिज। मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस में सेम विलेज के अंदर मैरिज की रिवाज नहीं है, मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस में, स्पेशली इन दी नॉर्थ इंडिया। ठीक है, सेम विलेज में आप मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो गांव में जितनी भी शादियां हो रही हैं लड़कियों की, वो किसी दूसरे गांव में या दूसरी जगह पर जा रही हैं। आपके गांव में लड़कों की जितनी शादियां हो रही हैं तो वो वहां से लड़कियां जो है आपके यहाँ पर आ रही हैं। तो फीमेल माइग्रेशन ड्यू टू मैरिज। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन में भी अगर आप देखें तो जो मेल हैं वो जॉब के लिए जाते हैं, जॉब्स मोस्टली। ठीक है, 100% यहाँ हम बात नहीं कर रहे। और जो फीमेल्स हैं वो ड्यू टू मैरिज जाती हैं मोस्टली। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जॉब करने बाहर नहीं जा रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि भाई मतलब पंजाब के अंदर भी, मतलब एक एग्जांपल ले लें, पंजाब के अंदर कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनआरआईज हैं और वो इंडियन लड़कियों से, पंजाब की लड़कियों से शादी करते हैं और वो फिर वहाँ सेटल हो जाती हैं। तो ड्यू टू मैरिज सिस्टम आप फीमेल माइग्रेशन को, इंटरनेशनल माइग्रेशन में फीमेल माइग्रेशन का जो प्रमुख कारण देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूँ मोस्टली। ठीक है, कल को जो है आके मेरा सिर पकड़ लो कि आप ऐसा सोचते हो, नहीं, मोस्टली मैरिजेस की वजह से होता है। ठीक है, तो एक कारण ये भी है। तो अब ये तो रहा। ठीक है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन में हमने देखा कि भाई महिलाएं ज़्यादा जाती हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में अगर हम देखें तो ये मेल डोमिनेटेड है। इसमें आंकड़ा ये कहता है कि आदमी ज़्यादा जाते हैं। अब आप कहोगे कि जो आदमी जाते हैं वो शादी नहीं करते क्या वहाँ पे? तो वो भी लेके जाते होंगे अपनी वाइफ को। तो भाई एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए, ठीक है, फिर से बिहार आ गया, मतलब अच्छा तो नहीं लगता एक स्टेट का नाम इतनी बार लेना, बट आंकड़ा ऐसा ही कहता है। मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, आप एक मेल हैं, आपकी शादी हो चुकी है या आप शादी करेंगे, आप दिल्ली में जाके काम कर रहे हैं मान लो। ठीक है, तो जनरली पीपल डू नॉट टेक देयर बेटर हाफ विद देम इनिशियली। ठीक है, तो जो उनकी वाइफ हैं वो परिवार की देखभाल के लिए, जो फीमेल है वो पीछे रह जाती है गांव में, फीमेल इन विलेज, और आदमी जो है जाके काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो आंकड़ा बता रहा है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं जाती नहीं हैं, लेके भी जाते, लेकिन आंकड़ा जो डेटा निकल के आया उसमें नंबर्स मेल डोमिनेटेड है, मतलब कि आदमी ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं, महिलाएं कम आ रही हैं। ठीक है जी, तो ये है। तो रूरल टू अर्बन में एक और चीज़ है, मेल डोमिनेटेड तो है ही सॉरी, मेल डोमिनेटेड होने के साथ साथ इसमें जो एक सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है वो है यूथ का। ठीक है, मेल में भी कैसे मेल? यूथ वाले मेल, यंग वाले मेल। तो जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा माइग्रेट हो रही है रूरल टू अर्बन में। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। यंग पॉपुलेशन, बुढ़े लोग नहीं जा रहे, बुढ़े लोग गांव में ही हैं। यंग पॉपुलेशन जो है ज़्यादा जा रही है काम की तलाश में, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, कोई भी काम हो। ठीक है, ये तो चलिए जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार और देखते हैं। एवरेट ली के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आइंस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है जी, इसके बाद एक और डेटा देख लेते हैं, रजिस्ट्रार्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया का। ठीक है, क्योंकि यही है जो इस डेटा को लॉन्च करते हैं। इंडिया की इनकी वेबसाइट पे इन्होंने बताया कि व्हेन अ पर्सन इज इन्यूमरेटेड इन सेंसस एट अ डिफरेंट प्लेस देन हिज और हर प्लेस ऑफ बर्थ, शी और ही इज कंसिडर्ड एज माइग्रेंट। मतलब कि हमारे ऑफिशियल आप कह सकते हैं डेफिनेशन क्या है माइग्रेशन की भारत के अंदर।
भारत के अंदर ऑफिशियल डेफिनेशन ये है कि आप जहाँ के हो, ठीक है, वेयर, जहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, जहाँ के आप हो, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ का है, और जहाँ पे आपको इनएमरेटेड हो रहे हो, यानी कि जहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, जहाँ से आपकी तनख्वाह आ रही है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, अगर वो दोनों जगह डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जगह को परिवर्तित किया है, चेंज किया है, आप विस्थापित हुए हैं और आप माइग्रेंट हैं, ठीक है। टोटल नंबर जो इंटरनल माइग्रेंट्स का है, जो भारत के अंदर ही होते हैं, चाहे वो रूरल टू रूरल हो, रूरल टू अर्बन हो, अर्बन टू रूरल हो, अर्बन टू अर्बन हो, ये टोटल जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से पूरे 145 करोड़ की आबादी में, उस समय तो 125 करोड़ थी 2011 के सेंसस में, 125 करोड़ की आबादी में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग, यानी कि भारत की जनसंख्या का उस समय का 33% लोग इंटरनली माइग्रेंट हैं, यानी कि उनका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ और है और काम कहीं और कर रहे हैं वो। और 2016 के अंदर रिसेंटली जब ये डेटा देखा गया तो ये डेटा 50 करोड़ को भी पार कर गया। 5 साल के अंदर आपका जो है 5-6 करोड़ जनसंख्या और जो है माइग्रेट हो गई। इसका मतलब क्या है कि जिन जगहों पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ है उन जगहों पर शायद से ग्रोथ उतनी नहीं है, उन सिटीज़ में, उन गाँव में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, और इसी की वजह से आप माइग्रेट हो रहे हो। तो जो मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन क्या बताता है, आपको ये बताता है कि किसी जगह पर ग्रोथ कितना है काम करने का। अगर ग्रोथ होता तो आप माइग्रेट नहीं करते, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे हमको ये कहता है कि साइज ऑफ माइग्रेंट वर्कफोर्स 10 करोड़ हो गया था, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, क्योंकि अभी हमारा सेंसस तो नहीं आया, सेंसस तो ये रिलीज करते हैं, इन्होंने कहा 20% बढ़ गया, और आप कह सकते हैं 10 करोड़ और बढ़ गया 2016 के अंदर, ठीक है। तो माइग्रेशन क्या करता है, पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री को समझने की कोशिश करता है और ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स को भी बताता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। माइग्रेशन के 2 फॉर्म्स बताए, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, आने वाले लोग और जाने वाले लोग, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, ठीक है। इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन, इसको इंटरनल माइग्रेशन यानी कि कंट्री के अंदर ही हम बात करते हैं। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि माइग्रेशन इनटू अ कंट्री या इनटू अ स्टेट फ्रॉम एनदर कंट्री और एनदर प्लेस, कहीं दूर से आपके यहाँ पे आ रहे हैं। एमिग्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द प्लेस, कहीं जा रहे हैं, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन में ये चीज़ें देखी जाती हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। अगर आप देश के अंदर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, टर्म्स हैं बस और कुछ नहीं है, मतलब सबका सेम है। अगर आप इंटरनेशनल बात कर रहे हैं तो आप इन टर्म्स का यूज़ करेंगे, अगर आप देश के अंदर ही बात कर रहे हैं तो आप इमिग्रेशन तो सेम यूज़ करेंगे और यहाँ पे आउट माइग्रेशन यूज़ करेंगे, एमिग्रेशन नहीं, आउट माइग्रेशन। ये जो 2 टर्म हैं तो वो इंटरनल माइग्रेशन, तो बेसिकली एमिग्रेशन तो दोनों में सेम है, इधर जो है इमिग्रेशन सेम है, सॉरी, एमिग्रेशन अलग है और यहाँ पे आउट माइग्रेशन, बात एक ही है। ये एक इंटरनेशनल को दिखाता है, एक सेम कंट्री में दिखाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो यहाँ पे जनरली यंग पीपल ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। जितनी भी माइग्रेशन की स्टडीज़ हैं उनमें ये देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्री के लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री यानी कि जो विकासशील देश है, जिसके एक विकासशील का मतलब क्या है कि कुछ एरिया जो है विकसित है और कुछ जो है विकसित हो रहा है और कुछ विकसित नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बिहार के अंदर का कोई एकदम इंटीरियर गांव वो विकसित नहीं है, लेकिन पटना विकसित है, विकासशील है। और अगर पटना के कंपैरिजन में दिल्ली को देखें तो दिल्ली ज़्यादा विकसित है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो माइग्रेशन होता है वहाँ पर यह भी देखा जाता है कि रूरल से अर्बन माइग्रेंट्स वो होते हैं जो यंग एडल्ट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो बेटर एजुकेशन या काम करने के लिए जो है शहरों में चले जाते हैं। फीमेल माइग्रेशन जो है मैरिजेस की वजह से ज़्यादा देखा गया, मेजर पार्ट, ठीक है। और वो यंग एडल्ट्स ही होती हैं, लेकिन फीमेल होती हैं और उनके पीछे का कारण मेजरली मैरिजेस देखा गया है। इसीलिए आपको माइग्रेशन में अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो 15 से 35 साल के लोग आपको ज़्यादा माइग्रेटेड दिखेंगे, क्योंकि 15 साल के बाद आप मान लीजिए स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए या आप एज अ वर्कर बाहर चले गए, लेबर बाहर चले गए, और मोस्टली जो आप माइग्रेट करते हैं वो 35 साल तक करते हैं। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं तो आपको सेटल होना ही है लाइफ में, तो इसलिए आप सेटल हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है माइग्रेशन को लेके कि माइग्रेशन वो लोग करते हैं जो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का काम होता है, वेयर द प्रीवियस माइग्रेंट सर्व एज द लिंक फॉर द न्यू माइग्रेंट। मतलब कि आपके गांव से कोई लड़का आया था, ठीक है, मान लीजिए XYZ एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए रामदीन का लड़का आया था।
रामदीन का लड़का आया, रामदीन का लड़का गांव में कुछ नहीं करता था, लेकिन रामदीन का लड़का जब शहर में आया तो रामदीन का लड़का 10,000 रुपये महीने कमा रहा था एक समय पे, जिसमें से वो 5,000 अपने पास रख रहा था, ठीक है, अपना खर्चा, और 5,000 जो है वो गाँव भेज दे रहा था। रामदीन के घर की परिस्थिति बहुत खराब थी, ठीक है। अब वहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये हर महीने आने लगे। रामदीन ने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया तो एक्स्ट्रा 2,000 रुपये भी भेज दिए, मान लीजिए 2,000 रुपये और भेज दिए। धीरे धीरे रामदीन को तरक्की मिली। रामदीन जो है यहाँ पर, अब अगर रामदीन के घर में कोई बीमार होता है तो रामदीन उसे शहर लेके जाता है, या अपने घर में किसी को बोलता है कि अच्छी तरीके से इलाज कराओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ। अब वहाँ पर एक, मान लीजिए एक मोहन का लड़का था, वो एक परिवार था, ठीक है। वो ये देख रहा था कि भाई रामदीन का लड़का जो है शहर गया है और अब वो देखो अच्छा कमा रहा है, तो इन्होंने रामदीन के लड़के से बात करी। पहले रामदीन से बात करी कि भैया से बात करवा दो, हमारे लड़के को भी लगवा दो। अब भैया ने बात करी, भैया ने कहा ठीक है तू आ जा यहाँ पे। तो एक माइग्रेंट दूसरे माइग्रेंट के लिए क्या बन गया, लिंक बन गया, ठीक है। जैसे दुबई में लोग जाके काम करते हैं, इंडोनेशिया में भी लोग जाके काम करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सोर्स बनता है, लिंक बनता है जाके कहीं काम करने के लिए। और ये चेन इसलिए चलती रहती है और इसीलिए माइग्रेशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। इसके लिए इसको कहते हैं चेन माइग्रेशन। कल को कोई आपसे पूछे चेन माइग्रेशन कहाँ है, क्या होता है, जहाँ पे एक माइग्रेंट दूसरे माइग्रेंट के लिए लिंक की तरह काम करे। जनरली ये विदेशों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है जब आप इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हैं। तो ये चारों चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी हैं, डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। सारा डेटा 2011 के सेंसस के हिसाब से है और वही आपको अभी करना है। 2011 का सेंसस और क्या कहता है, 2011 का सेंसस कहता है कि भैया कॉमन रीज़न क्या है माइग्रेशन का, इंडिया के अंदर जो है मैरिजेस हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि 48% विमेन है इंडिया के अंदर, 52% मेल हैं। कम मतलब ऑलमोस्ट आधी आबादी के अंदर, इस आधी आबादी के अंदर जितना भी माइग्रेशन होता होगा उसका मेजर जो कारण है वो मैरिज है। तो आधी आबादी के अंदर जो माइग्रेशन हो रहा है उसका मेजर कारण अगर मैरिज है तो कॉमन रीजन तो यही हो गया, ठीक है। क्योंकि 46 आउट ऑफ दिस टोटल माइग्रेंट वो मैरिजेस की वजह से आती हैं। इन 46% ऑफ माइग्रेशन में से मान लीजिए 100% माइग्रेशन हुआ, 100 लोग माइग्रेंट हुए, जिसमें से कि 46 महिलाएं थी और आपके 54 जो हैं पुरुष थे। इन 46 महिलाओं के अंदर से 40 महिलाएं ऐसी थी, मान लीजिए 97% विमेन ऐसी थी जो कि कहाँ से आई, शादी के बाद माइग्रेट हुई। तो आउट ऑफ 100 40 जो है शादी की वजह से माइग्रेट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो यही हुआ। बाकी 60 जो हो रहे हैं जिनमें महिलाएं भी हैं 5-6 और पुरुष भी हैं, इनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो पीपल एक जगह से जो दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल माइग्रेंट्स जो हैं भारत के अंदर, ये डेटा के आधार पे हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात नहीं कर रहे। तो टोटल जो पॉपुलेशन का माइग्रेंट है वो 53.84% हो चुका है। ये है रूरल एरिया से जो कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। जबकि रूरल से अर्बन अगर जा रहे हैं या अर्बन से अर्बन, ठीक है, रूरल से रूरल आप बात करें टोटल इंटरनल माइग्रेशन, क्योंकि भाई रूरल से रूरल तो शादियों में और ज़्यादा माइग्रेशन होता है, ठीक है, औरतें और ज़्यादा माइग्रेट होती हैं। अगर आप बात करें रूरल से अर्बन और अर्बन से मतलब अर्बन माइग्रेशन की, तो ये दोनों का 20% है, ठीक है। अब अगर एजुकेशन के लिए देखें, शिक्षा के लिए लोग जो माइग्रेट होते हैं, तो भाई वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1.77% है। सिर्फ और सिर्फ आदमी जो काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए निकलते हैं वो टोटल माइग्रेशन का 33% होता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बात करी कि 100 लोग माइग्रेट हुए, उनमें से 40 महिलाएं तो सिर्फ शादी की वजह से माइग्रेट हो गई थी 46 में से, और 60 लोग थे जिनमें से कि आपके 54 पुरुष थे और 6 महिलाएं थीं। ये 54 पुरुष के अंदर से भी 33% ऐसे हैं जो वर्क एंड बिजनेस के लिए जा रहे हैं, बाकी किसी और काम के लिए भी हो सकता है। सिंगल लार्जेस्ट रीजन है ये आदमियों के माइग्रेशन का। औरतों के माइग्रेशन का सिंगल लार्जेस्ट क्या है, मैरिज है। आदमियों के माइग्रेशन का सिंगल लार्जेस्ट रीजन क्या है, वर्क एंड बिजनेस, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये सब हमने बात कर ली डेटा की। अब हम बात करते हैं रीजंस क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक रीजन बताया था, इकोनॉमिक रीजन में क्या हो सकता है, अच्छा 2 तरीके के और फैक्टर्स होते हैं कि आप क्यों कह रहे हो कि बिहार से दिल्ली ही जा रहे हैं या बॉम्बे ही जा रहे हैं या फिर चेन्नई ही जा रहे हैं, हैदराबाद ही जा रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ठीक है। तो 2 फैक्टर काम करते हैं इसके पीछे। एक होता है पुश फैक्टर। पुश का मतलब होता है धक्का मारना, पुश करना।
और एक होता है पुल फैक्टर। पुल का मतलब होता है खींचना। तो पुश फैक्टर में क्या काम करता है? धक्का मारना। पुश का मतलब है बेसिकली आपको छोड़नी है अपनी जगह, आप छोड़ रहे हो। तो उसका क्या कारण हो सकता है? गरीबी कारण हो सकती है, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में गरीबी ज़्यादा है। उसका कारण हो सकता है कि आपको किसी ने आपकी जगह से परसिक्यूट कर दिया हो, कुकी मैतेई कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन हो सकता है जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ रहा है। आपको हो सकता है कि उस एरिया में भुखमरी आ गई हो, फेमाइन आ गई हो, बाढ़ आ गई हो, जोशीमठ जैसी कंडीशन हो गई हो जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ रहा है, एक्सेट्रा। तो छोड़ने के बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। अब आप अगर छोड़ रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि आप जोशीमठ से निकलें और आप औली में पहुंच गए, क्योंकि औली में साल के ज़्यादातर समय में बर्फ़ रहती है, काम धंधा ज़्यादा है नहीं वहाँ पे। तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आपको क्या मिले, आप कुछ ढूंढ पाएँ, आप कुछ कर पाएँ। क्या फाइंड करनी है आपको? अपॉर्चुनिटी। लीव क्यों कर रहे हैं आप, छोड़ क्यों रहे? पावर्टी की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से, फेमाइन की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। एंड पॉल्यूशन की वजह से भी छोड़ सकते हैं, इसमें और भी बहुत कुछ लग सकते हैं। आप पॉल्यूशन की वजह से छोड़ सकते हो, एनवायरमेंटल माइग्रेशन में यही होता है। पुल फैक्टर क्या है? अपॉर्चुनिटी। पुल फैक्टर क्या है? आपको क्या मिल रहा है? फ्रीडम। घर से भाग जाते हैं लोग क्योंकि घर पे फ्रीडम नहीं है। एजुकेशन, एनवायरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पुल फैक्टर है जो आपको कहीं खींचता है। तो अगर आप ऐसी जगह से निकले हो जो पावर्टी वाली स्टेट है, तो आप ऐसी ही जगह जाओगे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहीं जाके आप काम करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार से निकले और छत्तीसगढ़ में पहुंच गए, छत्तीसगढ़ में और काम नहीं मिला आपको। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी बताती है कि जो मेन पुश फैक्टर है वो वर्कर का क्या है? टू लीव एग्रीकल्चर इज लोअर इनकम लेवल्स। क्यों रूरल एरिया से छोड़ के जा रहे हैं लोग? क्यों अपने गाँव में नहीं रहना चाहते जबकि वहाँ तो साफ हवा पानी भी है? वो इसलिए क्योंकि उनकी इनकम लेवल एग्रीकल्चर में लो है। ठीक है। पावर्टी, लो प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जॉशन, नेचुरल रिसोर्सेज का ख़त्म हो जाना, नेचुरल कैलेमिटी हो जाना, ये वो कारण हैं जिनकी वजह से आप जाते हैं, छोड़ते हैं। और कहाँ जा रहे हैं? नेटिव प्लेस को छोड़ रहे हैं फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ये पुल फैक्टर है। ठीक है। अब एक नया फैक्टर और आता है इसमें जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, पुश बैक। कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ? कोविड के टाइम पे जो लोग शहर में आ गए थे वो क्या हुआ? वो वापस जो है कहाँ? पुश बैक, वापस जा रहे। तो अकॉर्डिंग टू आशीष बोस, जो कि हमारे एक क्या हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, द अर्बन लेबर फोर्स इज साइजेबल। भाई शहरों में जगह तो उतनी ही है, एक लिमिट के बाद आप सब काम खत्म हो जाएगा। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है, भाई वहाँ के लोग भी काम करेंगे, वो लोग भी मतलब अर्बन में जो पैदा हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो वहीं काम करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट लोगों का जो है क्या हो जाएगा? आंकड़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होंगे ऐसे जो कि आपके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे, और कम पैसे में तैयार होंगे, और उसकी वजह से जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जिस काबिल आप हैं आप उससे कम पैसे में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे माइग्रेंट लेबर भी आ रहा है, माइग्रेंट वर्कर भी आ रहा है, और आपकी अपनी पॉपुलेशन भी है। तो जनसंख्या तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ के काम करने वाली। इन सब कारणों की वजह से क्या होता है? एक फ्रेश फ्लो ऑफ माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन एरियाज का। ऑल दिस फैक्टर डिटर द फ्रेश फ्लो ऑफ माइग्रेशन। तो पहला माइग्रेशन इकोनॉमिक रीजन की वजह से, काम धंधे की वजह से। दूसरा माइग्रेशन मैंने आपको बता दिया, सोशियो सामाजिक टेंशन भी हो सकती है, कल्चरल टेंशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, अब टेलीविज़न, सिनेमा, अर्बन ओरिएंटेड एजुकेशन, ये सब क्या है? सोशल फैक्टर हैं कि भाई हम अपने बच्चे को शहर में पढ़ाएंगे। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों का माइग्रेशन के प्रति जो एटीट्यूड है वो बदल रहा है। पहले लोग गांव से अपने बच्चे को निकालते नहीं थे, अब कहते हैं कि भाई ठीक है तुम 10वीं तक पढ़ लिए हो, 12वीं और अपनी हायर एजुकेशन बाहर करो। कई बार पॉलिटिकल फैक्टर भी एंकरेज करते हैं और डिस्करेज भी करते हैं माइग्रेशन को, दोनों ही कारण हैं। ठीक है। जैसे दिल्ली के पॉलिटिशियन या बॉम्बे के पॉलिटिशियंस या मतलब कहीं भी किसी सिटी के पॉलिटिशियन अपने यहाँ से माइग्रेशन को तो डिस्करेज करेंगे ना, वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ हैं सिटी में, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका यहाँ का यूथ जो है बाहर जाए। लेकिन
कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी जो होंगे जो अपनी स्टेट्स जो कि पावर्टी में हैं उनके लिए पॉलिसी फ्रेम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ के यूथ को बाहर भेज रहे हैं। हमारी कंट्री के अंदर अगर एक लड़के को नौकरी चाहिए, अडॉप्टिंग द जॉब्स फॉर सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिसी। सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिसी क्या होती है कि मिट्टी में ही रह के काम करना है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अपने ही यहाँ पर रह के काम करना है। इट विल सर्टेनली अफेक्ट द माइग्रेशन फ्रॉम अदर स्टेट्स। जैसे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट आया था 2020 में, रिसेंट है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। इन्होंने अपने यहाँ का यूथ बाहर ना जाए इसलिए अपने यहाँ की जितनी भी नौकरियाँ हैं उनमें 75% का जो कोटा कर दिया प्राइवेट जॉब्स के अंदर स्टेट के लोगों के लिए। अब इससे क्या होगा कि हरियाणा का जो यूथ है उसको पता है कि अगर कोई कंपनी 1000 नौकरी वैकेंसी निकाल रही है तो उसमें से 750 लोग जो हैं हरियाणा के ही ले सकता है। वो एम्प्लॉयर 750 लोग हरियाणा के ही ले सकता है। तो क्या होगा इससे कि यहाँ तो एंकरेज हो गया, हरियाणा का यूथ तो एंकरेज हो गया, और जो बाहर का यूथ है वो डिस्करेज हो गया, क्योंकि उसको सिर्फ 250 ही जॉब मिलेंगी और उसके लिए भी उसको बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। तो स्टेट पॉलिसीज भी क्या करती हैं, एंकरेज और डिस्करेज करती हैं। माइग्रेशन के कारण है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से यहाँ पर कारण होता है माइग्रेशन का। एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लोग जाते हैं, जैसे कि आपका रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है, जहाँ पर अभी क्या है जो एग्रीकल्चरल लेबर होती हैं, खेती में काम करने वाले जो है मजदूर होते हैं, वो एक सीज़न में ही माइग्रेट करते हैं, ठीक है, जिस सीज़न में फसल की कटाई या फसल को बोने का समय होता है। दूसरा होता है सर्कुलर माइग्रेशन, जो चलता रहता है, रिपीट माइग्रेशन होता है, ये टेम्परेरी होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट होता है माइग्रेट वर्कर का। कहीं वो एक जगह अपना पर्टिकुलर काम नहीं बनाता, जिसको जो बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है, वो दिल्ली आ गया अपने यहाँ से, दिल्ली में उसको काम मिला, थोड़ा बहुत किया, वहाँ से वो बॉम्बे चला गया, वहाँ से वो पुणे चला गया, इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म माइग्रेशन होता है रूरल टू रूरल, वो सीजनल होता है। एजुकेशन के लिए डेटा ये कहता है कि 32,96,340 आदमी और 21,61,216 औरतें, महिलाएं, वो माइग्रेट होती हैं इंडिया में एजुकेशन की वजह से। जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, बीटेक करनी है, आप जो है अपने शहर में कॉलेज नहीं है तो आप दूसरे शहर में चले गए, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। तो आदमी जो इसमें माइग्रेट करते हैं 60.4% है, और महिलाएं जो माइग्रेट करती हैं यहाँ पे पर्पस ऑफ एजुकेशन की वजह से वो नियर अबाउट 40% है। अगर आप सेफ्टी की बात करें, जैसे कि अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं, सीरिया से लोग भाग रहे हैं, और अब तो अपने मणिपुर से भी भाग रहे हैं, यूक्रेन से भी भागे हैं, वेनेजुएला से भी भागे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको अपनी जान का खतरा है, जो वॉर में या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान फंस चुके हैं और वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, वॉर्स की वजह से जो डिस्प्लेस हो रहे हैं इंटरनली, वो 2018 का डेटा ये कहता है कि 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि न्यूली डिस्प्लेस्ड हैं, इधर या तो रिफ्यूजी हैं या फिर इंटरनली डिस्प्लेस हैं भारत के अंदर। रिफ्यूजीज जैसे कि भाई अफगानिस्तान के लोग, जब अफगानिस्तान में तालिबान का प्रॉब्लम चल रहा था तो इंडियंस तो वापस आए ही आए, अफगानिस्तानी भी लोग आए थे, तो वो हमारे यहाँ पे इंटरनल रिफ्यूजीज हो गए, सॉरी वो हमारे यहाँ पर रिफ्यूजीज हो गए। तो इस तरीके से इंटरनली डिस्प्लेस मणिपुर से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, एनवायरमेंट जोशीमठ से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, एनवायरमेंट और डिजास्टर रिलेटेड, जोशीमठ इसका एग्जाम्पल है, याद रखना। 2018 का डेटा ये कहता है कि टोटल न्यू 28 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस पीपल इन 148 कंट्रीज, पूरी दुनिया में इतने हैं। 61% ऐसे हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से माइग्रेट हुए हैं। IIT खड़गपुर की ये स्टडी बताती है कि इनमें से भारत के जो लोग हैं वो नियर अबाउट 10% है। 28 मिलियन में से 2.9 मिलियन इंडिया के लोग हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है माइग्रेट हुए, जिनमें मेरी फैमिली भी एक है, ठीक है। तो हम तो 2020 में हुए, तो इस डेटा में हमने और थोड़ी बढ़ोतरी कर दी। एस्केप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, ये भी एक तरीके की समस्या है, सोशल टेंशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी रूरल एरियाज में ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग अपना गांव छोड़ देते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से और इजी स्केप समझते हैं और शहरों में चले जाते हैं। अब ये तो थे कारण, लेकिन इनका परिणाम क्या होगा? इस कारण का परिणाम ये होगा कि रूरल से जो अर्बन में आ रहा है, तो अर्बन को क्या करना है, रूरल से मान लो ए कम्युनिटी आ रही है, ए लोग आ रहे हैं, तो ए लोग तो जो रूरल से अर्बन में आए वो, और बी लोग वो हैं जो कि अर्बन के ही हैं। अब अर्बन एरिया को इन दोनों को नौकरी देनी है, दोनों को काम देना है, तो अर्बन एरिया में क्या होगा, लेबर सरप्लस हो जाएगा, लेबर ज़्यादा हो जाएगी। लेबर ज़्यादा होगी तो क्या है, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो एवरेज हो जाएगी, एवरेज लेबर प्रोडक्टिव बेसिकली बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो। और इन सब की वजह से क्या है कि इसकी वजह से एंकरेजमेंट मिलेगा लेबर सेविंग डिवाइसेस का, ठीक है।
और ग्रेटर वर्क पार्टिसिपेशन होगा शहरों के अंदर। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका एक नेगेटिव प्रॉब्लम भी है। नेगेटिव प्रॉब्लम ये है कि माइग्रेशन की वजह से जो लोग आ रहे हैं शहरों के अंदर, उसकी वजह से शहरों और गांवों में क्या हो गया है, क्षेत्रों के अंदर डेवलपमेंट डिस्पैरिटी यानी कि इनइक्वालिटी बढ़ गई है। क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेन हो रहा है रिसोर्सेज का, जो एक व्यक्ति है जो अपने गांव के लिए काम कर सकता था, अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकता था, वो शहर में आ गया। लाइकवाइज एक आईआईटी से पढ़ के एक इंजीनियर अपने देश के लिए काम कर सकता था, एक डॉक्टर अपने देश के लिए काम कर सकता था, लेकिन वो विदेश में चला गया। तो क्या हो रहा है, आपके रिसोर्सेज का ड्रेन हो रहा है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो कंट्री हो। उस स्टेट के या उस कंट्री के रिसोर्सेज का, एक रिसोर्सफुल पर्सन का ड्रेन हो रहा है, घाटा हो रहा है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे अंडर डेवलप्ड रीजन से, कम डेवलप रीजन से लोग डेवलप रीजन में जा रहे हैं, तो जो कम डेवलप रीजन है इस तरह से, तो वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा, कभी विकास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो वैसे ही बाहर चले गए। अब शहरों से तो वहाँ उल्टा काम करने कोई आएगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, माइग्रेशन की वजह से लेबर का सरप्लस एक जगह पर हो जाता है, और दूसरी जगह पर क्या होता है, उसकी वजह से ड्रेन होता है रिसोर्सेज का। और जब माइग्रेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियां भी बनती हैं। रीजनल पॉपुलेशन जो है अगर आप देखें तो ये इनकी लिविंग कंडीशन तो बढ़ जाती है, ठीक हो जाती। गांव से जो व्यक्ति शहर में आ रहा है, ठीक है, चलो मतलब गांव में टीवी भी नहीं था, उसने शहर में काम वाम करके अपनी झोंपड़ी के अंदर टीवी भी लगा दिया, थोड़ी कंडीशन इंप्रूव हुई, क्योंकि उस टीवी के माध्यम से उसे नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी। लेकिन इस सब की वजह से क्या हो रहा है, उस क्षेत्र के अंदर पर कैपिटा कंजम्पशन भी तो बढ़ रहा है। भाई वो झोंपड़ी भी अगर बना रहा है तो उस झोंपड़ी के लिए भी तो जगह चाहिए, तो पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है उस जगह का जहाँ पे लोग आए हैं। तो लेबर सेंडिंग रीजन्स, जो क्षेत्र अपने यहाँ से लेबर भेजते हैं, जो पावर्टी वाले स्टेट्स हैं, दे मे गेन इकोनॉमिकली बाय द एमिग्रेंट्स मनी। जैसे कि हमारे यहाँ के लोग गल्फ कंट्रीज़ में बहुत जाते हैं, और गल्फ कंट्रीज से क्या करते हैं, वो अपने यहाँ इंडिया के घर वालों को जो है पैसा भेजते हैं। ये है आपका सऊदी मान लो। अब सऊदी से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से जहाँ से लेबर जा रही थी, इधर से क्या जा रही है, लेबर जा रही है, इधर से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। लेबर भेजने वाले स्टेट को, गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या है, भाई तुम तो जाके काम कर रहे हो, सरकार क्या क्या फ़ायदा है, तुम जब वो पैसा भेजोगे बेटा, उस पैसे पर टैक्स लगेगा, ठीक है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट का रेमिटेंस। तो गवर्नमेंट को बिना कुछ किए बैठे बिठाए क्या है, अपने यहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं करना पड़ा, अपने यहाँ पे चीज़ें भी नहीं करनी पड़ी, अपने यहाँ पे सुविधाएं भी क्रिएट नहीं करनी पड़ी। आप बाहर चले गए, बाहर से आप अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हो, हींग लगे ना फिटकरी, गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, रेमिटेंस मिल रहा है, ठीक है। तो इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। इंक्रीज इन द माइग्रेशन टू द मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज की जो हम बात कर रहे हैं, हैज़ रिजल्टेड इन अ स्टीप राइज इन अवर कंट्रीज रेमिटेंस ऑफ फॉरेन मनी, क्योंकि हमारे यहाँ पे विदेशी पैसा आ रहा है। ऑन द अदर हैंड द आउटफ्लो ऑफ पीपल हैज़ कॉज्ड लेबर शॉर्टेज, हमारे यहाँ से लोग चले गए तो हमारे यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई, और उस वजह से लोगों ने, क्योंकि लेबर कम हो गई, पहले मान लो 1000 लेबर हमारे यहाँ काम करती थी, जिनमें से मान लो 200 लोग चले गए, अब 800 लोग, मतलब मान लो 800 लोग चले गए, अब 200 लोग काम करने वाले बचे हैं। 1000 लोगों का काम 200 लोग करेंगे, तो ये 200 लोग अपनी दिहाड़ी बढ़ा देंगे, अपनी दिहाड़ी बढ़ा देंगे, तो वेजेस भी बढ़ गई, तो यहाँ के लोगों को ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो गया, जो लोग बच गए थे, ठीक है। तो ये तो रहा इकोनॉमिक परिणाम क्या हुआ। डेमोग्राफिक परिणाम क्या हुआ, डेमोग्राफिक परिणाम ये हुआ कि मान लीजिए यंग लोग काम करने के लिए चले जाते हैं, उसकी वजह से भारत की डेमोग्राफी में या किसी भी जगह की डेमोग्राफी में जो सेक्स रेशियो होता है, यानी कि मेल टू फीमेल रेशियो, वो रेशियो जो है डिसबैलेंस हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा लोग काम करने चले जाएंगे, एक मतलब महिलाएं कम जाएंगी या पुरुष काम करने ज़्यादा चले जाएंगे, तो एब्सेंस ऑफ मैनी यंग मैन फ्रॉम द विलेजेस इंक्रीजेज द प्रपोर्शन ऑफ अदर ग्रुप। जैसे कि महिलाएं ज़्यादा बढ़ गई गाँव में, बच्चे ज़्यादा बढ़ गए गाँव में, और बुजुर्ग, तो गांव में युवा आदमी नहीं रहा, बस महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। तो ये क्या हो गया, उस गांव के सेक्स रेशियो का, उस गांव का जब आप पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो वहां पे डिसबैलेंस होगा आपका। सोशल परिणाम क्या है, साइकोलॉजिकल परिणाम क्या है, कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि जो अर्बन लाइफ है वो अच्छी लाइफ है, ठीक है,
माइग्रेंट चला जाता है। माइग्रेंट जो वापस लौट के आता है गांव में कभी कभी, या फिर अपने घर वालों से कांटेक्ट में होता है, ठीक है, तो वो शहर से, कहते हैं ना मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, तो वो शहर से नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ अपने घर लेके आता है, अपने गांव लेके आता है। एक मूवी थी अभिषेक बच्चन की, अगर आपने देखी हो, तो उस समय वो डिश टीवी वाला एंटीना लेके आता है, और वो पूरी पिक्चर इसी चीज़ पे है कि उनको डिश टीवी पे जो है क्या देखनी है, टीवी दिखानी है उसे अपने गांव वालों को। तो कहने का मतलब है ये अब गांव में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। आज की डेट में तो चलो गांव में टेक्नोलॉजी भी आ गई, फ़ोन भी आ गए, सब कुछ है, लेकिन जो लोग पहले कभी गए होंगे वो गांव के अंदर टीवी, गांव के अंदर टेक्नोलॉजी लेके आए होंगे। माइग्रेंट बाहर जाता है तो अपने यहाँ पे पैसा लेके आता है, नॉलेज लेके आता है, भाई शहर में ये चीज़ ऐसे होती है, यहाँ तुम ऐसे कर रहे हो, एक्सपीरियंस लेके आता है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, जिसकी वजह से हो सकता है कि गांव की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है वो फ़ायदा दे सके, मैकेनाइजेशन, मशीनरी दे सके, और उसकी वजह से गांव के लोगों का हो सकता है कि इकोनॉमिक स्तर बढ़ जाए, कमर्शलाइजेशन बढ़ जाए। जैसे कि आज की डेट में अमेज़ॉन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, जितने भी ये ई कॉमर्स साइट्स हैं, वहाँ पे आप देख रहे हो कि रूरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आफ्टर दी कोविड रूरल प्रोडक्ट्स की भरमार हो गई है, ठीक है, और जो अपना मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसकी वजह से भी ये काफ़ी हुआ है। तो एक शब्द है ग्लोकल, लोकल को ग्लोबल बनाने की चीज़ है, तो लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है विद दिस टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स साइट। पहले ये था कि मान लो जो चीज़, हाथ का जो पंखा होता है जिससे हवा करते हैं, वो भी अब 100 200 रुपए में बिक रहा है, जो कि गांव में मैंने अपने टाइम पे मतलब आज से 7 8 9 साल पहले 3 3 4 4 रुपए का खरीदा है। कस्बे में, गांव में तो ऐसे ही घर में ही बना लेते थे, कस्बे में 4 4 5 5 रुपए का खरीदा है। और आज की डेट में वही जो है पंखा, इवन आप उपले, गोबर के जो उपले होते हैं, कंडे जिनको बोलते हैं कहीं कहीं, काव डंग से जो बनते हैं या बफेलो डंग से जो बनते हैं, वो भी ई कॉमर्स साइट्स पे बेचे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप टेक्नोलॉजी लेकर आए, आपने देखा भाई, ऐसा तो नहीं है कि हर घर वाला बेच रहा है, लेकिन किसी ने तो ये दिमाग लगाया होगा कि नहीं यार ऐसे भी कर सकते हैं हम, उपले बना के, सूखे होते हैं उनको बना के पैक करके भेजो। तो कांटेक्ट विद दी, और ऐसा सिर्फ गांव के लोग कर सकते हैं या कस्बे के लोग कर सकते हैं, क्योंकि शहर में उपले बना के बेचने के लिए आपको उतनी गाय, उतना गोबर भी चाहिए, उतने भैंस गो, तो शहर में कहाँ आप बांधोगे, कहाँ करोगे। तो कांटेक्ट विद दी अर्बन एंड डिफरेंट कल्चर्स, आप जब नए नए कल्चर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो आपका एटीट्यूड बदलता है, शिक्षा के प्रति एटीट्यूड बदलता है, लड़कियों की अपब्रिंगिंग के प्रति आपका एटीट्यूड बदलता है, आप थोड़े मॉडर्न हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, ठीक है, ये एक कारण बनता है, मतलब ये एक प्रभाव है माइग्रेशन का। लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज़ भी है। नेगेटिव क्या है कि जब आपके घर का जो बच्चा है, यंग एडल्ट है, एडल्ट मेल है, जब वो लंबे समय तक जो है नहीं आता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, तो कई बार ऐसा फैमिली डिसलोकेट भी हो जाती है, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि गांव के बाकी लोग आपके परिवार को परेशान कर रहे हों, ठीक है, तो ये भी एक कारण है, मतलब ये भी एक परिणाम हो सकता है। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि भाई माइग्रेंट लोग जो होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, ठीक है, उनके लिए कोई सोशल पॉलिसीज़ नहीं होती, उनका डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि आपने महाराष्ट्र में भी देखा है, ठीक है, तो उनके साथ में भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। जनरली ये लोग पुअर और इलिटरेट होते हैं, ठीक है, तो स्लम्स में रहते हैं, तो बीमारियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो डिज़ास्टर हो या नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, इनको सबसे पहले जो है खतरा होता है। जैसे कि अभी कोविड-19 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसको आई, माइग्रेंट्स को आई, इनकी हाउसिंग प्रॉपर नहीं होती, तो ये अच्छे अफोर्डेबल हाउस जो हैं मतलब कर ही नहीं पाते, अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पाते, स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने आइडेंटिफाई किया कि माइग्रेंट लोग अर्बन एरियाज़ के अंदर, जिसको हम रर्बन कहते हैं, रूरल अर्बन कहते हैं, ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जिनको घरों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास घर हैं ही नहीं। सोशल एक्सक्लूजन होता है, लैंग्वेज के बैरियर होते हैं। मान लीजिए आप किसी भी हिंदी बेल्ट वाली जगह से किसी भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश या कोई और अलग लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आपको लैंग्वेज बैरियर होगा, आप वहाँ पे अपने आप को सामाजिक रूप से बहिष्कृत समझेंगे या फील करेंगे। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन होता है, क्योंकि आपके लिए कोई सोशल पॉलिसीज़ नहीं होती सरकार के पास। 2011 की स्टडी कहती है कि पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ सीजनल माइग्रेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन नहीं है, पॉलिटिकल इंक्लूजन ही नहीं है सीजनल तौर पर, या मतलब जो मौसम के आधार पर जो लोग काम करने आते हैं,
तो इस वजह से जो है, क्योंकि उनके पास वोटर आईडी ही नहीं होती है, उनके पास उनका लिस्ट में नाम ही नहीं होता है, तो लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप यहाँ पे आके काम कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे शहरों में जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ा पाएंगे शुरुआत में। तो इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ पावर्टी, यानी कि पावर्टी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती ही चली जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज एंड रिफ्यूजीज, जो मैंने कहा था कि किस लिए होता है, एनवायरनमेंट की वजह से होता है। लोग जो हैं एनवायरनमेंट की वजह से या फिर पॉल्यूशन की वजह से या फिर अपने हैबिचुअल होम्स को छोड़ देते हैं टेम्परेरली या फिर परमानेंटली, और दूसरी जगह पर जाके रहना शुरू कर देते हैं। डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी ऐसा होता है। डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या मतलब, डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट एक टर्म है, ये ऐसा माइग्रेशन है जो कि डिजास्टर, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है, जैसे जोशीमठ वगैरह में, वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से आपको अपना खुद का घर छोड़ना पड़ता है और आपको कहीं दूसरी जगह जाके रहना पड़ता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट जो हैं कई बार अचानक होते हैं, ठीक है, अचानक होते हैं, और वहाँ से फिर लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, अथॉरिटीज़ निकालती है, जैसे एनडीआरएफ वगैरह निकालता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी हो, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो उसमें हम यही कर सकते हैं कि हम डिज़ास्टर को मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कि कम से कम हो डिज़ास्टर, ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। 2019 के अंत में हमने देखा कि 95 देशों के 5.1 मिलियन लोग, ठीक है, 51 लाख लोग, करीब करीब 51 लाख लोग डिज़ास्टर के चलते डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। ऐसा सिर्फ 2019 में नहीं हुआ, उससे पहले भी बहुत हुआ है। 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 75% डिस्प्लेसमेंट इन्हीं में हुआ है। और ये 5 कंट्रीज़ जो हैं उनमें सबसे पहले हमारा प्यारा भारत देश है। तो देश भले ही आपको प्यारा लगे, लेकिन समस्याएं तो बहुत हैं, ठीक है, और ऐसी भी समस्याएं हैं जिनकी तरफ हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये भी कोई समस्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा हमारा देश है, फिर बांग्लादेश है, हमारा 2.7 मिलियन था। बांग्लादेश जो है ये देखो 2.5 मिलियन, हमसे तो फिर भी बेटर ही हैं ये। इसके बाद में फिलीपींस है 8,11,000। चाइना है, चाइना में भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं 7,91,000। और सोमालिया अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, कोस्टल कंट्री है, 5,14,000 लोग यहाँ से माइग्रेट किए हैं। अब कहने की बात यह है कि आप ये कहेंगे कि भाई मतलब इंडिया और सोमालिया का क्या ही कंपैरिजन है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन चाइना में तो पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। हम अभी तो पॉपुलेशन में पहले नंबर पे आए हैं, पहले तो चाइना ही था। हमारे यहाँ पर 27 लाख लोग माइग्रेट हो जाते हैं और चाइना में सिर्फ 7,91,000 माइग्रेट होते हैं। तो आप ग्रोथ देख लीजिए कहाँ की ज़्यादा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से रिफ्यूजीज होते हैं, कई बार सी लेवल जो राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसकी वजह से भी लोगों की मोबिलिटी बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट है कि लैटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर 143 मिलियन लोग जो हैं क्लाइमेट माइग्रेंट्स हो जाएंगे 2050 तक, क्योंकि ये सारे के सब सहारन अफ्रीका और ये सब जो हैं कोस्टल एरियाज़ हैं, लैटिन अमेरिका और ये सब जगह, इनकी वजह से क्या, साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि अपना आपने तो इंडोनेशिया ने तो अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर दी, क्योंकि वहाँ पर जो है सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो एज ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो इंक्रीज सी लेवल की राइज की वजह से हमारे जो आइलैंड्स हैं सुंदरवन के, जो अपना वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ के लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में ड्रॉट की वजह से, भाई ड्रॉट हो चाहे सी लेवल का राइज हो, दोनों ही क्लाइमेट चेंज है। सेंट्रल इंडिया में ड्रॉट की वजह से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। अभी फ्लड की वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन एरिया जो हैं वहाँ पर फ्लड की वजह से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं। इंडियन, अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन सिटीज़ के अंदर भी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये इन माइग्रेंट लोगों को, इन डिस्प्लेस लोगों को अपने यहाँ पर जो है एक प्रॉपर और अफोर्डेबल लाइफ दे सके, उनकी स्किल के हिसाब से काम दे सके, क्योंकि हमारे सिटीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा अनप्लैन्ड तरीके से जो है डेवलप हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर जो आपका वे ऑफ बंगाल का पानी राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा रहे हैं। और ऐसा जो है कोस्टल पॉपुलेशन जो बांग्लादेश की है वो डिस्प्लेस हो रही है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज की टर्म जो है उनको दी गई है। स्टेट की अथॉरिटीज़ का कहना है कि इस तरीके की जो पॉपुलेशन है ये फर्स्ट माइग्रेट होते हैं इंटरनली, यानी कि अपने ही यहाँ पे माइग्रेट होते हैं, फिर ये अपने यहाँ से विदेशों तक भी माइग्रेट हो जाते हैं। तो क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ मिला हुआ है और भी अपने एशियन कंट्रीज़ के साथ मिला हुआ है, और वहाँ से माइग्रेट होना उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन जिस जगह आ रहे हैं, जैसे अपने यहाँ पर रोहिंग्याज जो जहाँ से आए
और वो वहाँ से तो डिस्प्लेस हो गए किसी भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते या किसी भी वजह से, लेकिन अपने यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, बांग्लादेश से या भूटान से या म्यांमार से या जहाँ से भी लोग माइग्रेट करेंगे तो इंडिया पे तो प्रॉब्लम आएंगी ना, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनके लिए काम देना है आपको, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट से रिलेटेड। आखिरी टॉपिक है कोविड-19 और माइग्रेंट्स। आपको वैसे तो सब कुछ पढ़ाई है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो और बनाया हुआ है, पेपर 1 की लिस्ट में सबसे पहले आपको मिलेगा, आप जाके एक बार वो देख लेना। नोट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं कोविड-19 एंड माइग्रेंट्स के। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए हैं, जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स थे उनके लिए इन्होंने स्पेशल श्रमिक ट्रेन भी चलाई थी सरकार ने, कि अर्बन एरियाज से माइग्रेट जो हुआ है, मतलब अर्बन एरियाज में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वापस अपने घर जा सके। लेकिन ट्रेन के कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा हुए। ट्रेन की आपको याद हो टिकट्स भी बहुत ज़्यादा थी, 2-3 हज़ार रुपये की टिकट्स थी, और इस वजह से कोई भी फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत ही थोड़ा फ़ायदा हुआ। जिनको मिल गई समय पे, जिनके पास पैसा था वो लोग चले गए, नहीं तो हमने देखा है कि सड़कों पे लोग जो है ज़्यादा चले और उनको कितनी दिक्कतें हुई, काफ़ी लोग रास्ते में मर भी गए। तो ये आपको पता है बहुत अच्छे से, तो इस वजह से मैं और ज़्यादा नहीं है, बट नोट्स मैंने आपको दे दिए। इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये मैंने आपको बता दिया है क्यों होता है। इसका सबसे पहला कारण है जॉब, दूसरा कारण है एजुकेशन, लोग पढ़ाई के लिए भी बाहर जाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पर जो है पावर्टी होती है तो लोग जो है विदेशों में जाके काम ढूंढते हैं, जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ में जाके हम काम ढूंढ रहे हैं। कोविड की वजह से भी जो है काफ़ी लोग जो रिस्क में थे, इन्फेक्शन हो गया था, वो लोग भी वापस आए, विदेशों से भी वापस आए। स्टडी ये कहती हैं OECD कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, OECD कंट्रीज़ के अंदर इन्फेक्शन का रिस्क सबसे कम था। ठीक है, सॉरी, सबसे ज़्यादा था, दुगना था, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेंट लोग सबसे ज़्यादा थे। OECD कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट थे। कोई बता सकता है OECD कंट्रीज़ कौन से हैं? हाँ भाई, सैंतीस कंट्रीज आती हैं इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 37 कंट्रीज हैं इसके अंदर, जिनमें बहुत ज़्यादा लोग जो है आते हैं काम करने के लिए। ठीक है, क्या इंडिया भी इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, OECD की स्थापना 1995 में हुई थी और यहाँ पे इन्फेक्शन जो है बहुत फैला। इमिग्रेंट्स आर पोटेंशियली मोर वल्नरेबल, जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको ज़्यादा खतरा हुआ, क्योंकि उनको ट्रैवल बैक भी करना था, वापस भी आना था। एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस जो हैं उतनी स्टेबल नहीं हैं। लोअर सीनियरिटी की जॉब्स हैं, मतलब लो लेवल की जॉब्स होती हैं। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है विदेशों में। ठीक है, लेबर मार्केट के अंदर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसकी वजह से इनको दिक्कत होती है वहाँ पर नौकरियाँ ढूंढने में भी। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि स्ट्रॉन्गली ओवर रिप्रेजेंटेड हैं ये लोग। ठीक है, और जब पेंडेमिक हुआ तो सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट अफेक्टेड यही लोग थे। जैसे कि अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, अ क्वार्टर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि 25% एम्प्लॉयज़ जो यूरोपियन यूनियन के अंदर काम करते हैं वो विदेशों से आते हैं। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का जो शेयर है इनका कम से कम 50% है। इन 25% लोगों का 50% पार्टिसिपेशन है इनकी इकोनॉमी में। ये लो स्किल के काम करते हैं और जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई कोविड के टाइम पे तो बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि ये क्राउडेड डॉर्मेट्रीज में रहते हैं, वो जो होते हैं ना एक के ऊपर एक के ऊपर बर्थ वाले जो बिस्तर होते हैं वहाँ पे रहते। तो कोविड के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स हुई स्पेन वगैरह में, पोर्चुगल में तो आज भी रहते हैं। पोर्चुगल की आपकी एक स्टोरी भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, काफ़ी रिलीवेंट है अगर आप देखना चाहें तो। सऊदी अरेबिया और सिंगापुर में भी ये ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ का भी ऑफिशियल डेटा निकाला था और उन्होंने कहा था जो माइग्रेशन स्टेटस है लोगों का, वो जो पॉजिटिव हुए वो सबसे ज़्यादा लोग थे, सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेशन वाले ही थे जो कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना वो भी नफरत करने लग जाते हैं। अ रिस्क ऑफ बैकलैश इन पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोगों ने आके हमारे यहाँ पे भीड़ बढ़ा दी है, जिसकी वजह से कोविड ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ये भी ऐसा लोगों का मानना होता है कि ये लोग बाहर से आके हमारी नौकरियाँ खा जाते हैं। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था, मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाने की कोशिश करी है। इससे ज़्यादा आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, आप देख लेना, बुक में 2 पेज का पूरा टॉपिक है, 2-2.5 पेज का। चेंजेस क्या हैं पॉपुलेशन के पैटर्न में जो ज़रूरी हैं कि भाई एक तो हमें अपने यहाँ का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, महिलाओं को भी ज़्यादा काम देना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्टर पे मतलब प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है, जैसे एग्रीकल्चर कम हो गया है। सेकेंडरी सेक्टर जो है पहले राइज किया था, लेकिन अब तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर को, तो वो भी फॉल हो रहा है। टर्शरी सेक्टर जो है, जो कि आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है, वो कंटिन्यू करेगा राइज करना। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी बूस्ट करें हम, ठीक है। एज स्ट्रक्चर में देखें तो हमारी एवरेज एज जो है पॉपुलेशन की वो बढ़ रही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ेगी एक समय के बाद में। अभी तो हम यंग कंट्री है, लेकिन जो हाँ आज यंग है वो 20 साल बाद ओल्ड हो जाएंगे। और अब जो है बच्चे जो हैं कम पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी कम हो गई है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट भी फॉल करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, एज स्ट्रक्चर में भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा भारत के अंदर। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में देखने के लिए अगर आप देखें तो रूरल एरिया से मूवमेंट कंटिन्यू है और अर्बन एरियाज में जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस सारी वजह से ये सारे कारण हैं, ऑक्यूपेशन हो, चाहे एज हो, चाहे जियोग्राफिक हो। आपको इन सब की वजह से क्या होगा, भारत के अगले 20-25 सालों में आपको पॉपुलेशन पैटर्न में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था। इसमें अगर और भी कुछ रह गया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरीके की कोशिशें करी हैं, जैसे कि गुजरात के अंदर भी कोशिशें करी जा रही हैं। दिशा नाम की एक वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन भी है, कृषक सभा है, पंचायत हैं, ये सारे के सारे लोग काम करते हैं कि इनके यहाँ से लोगों का माइग्रेशन ना हो, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा इस टॉपिक को, अगर आपके पास जो भी बुक है, और अदरवाइज़ आप यहाँ से नोट्स भी मैंने बना के दिए ही हुए हैं आपको, और टॉपिक वाइज नोट्स बना के दिए हैं इसके अंदर से। तो आई होप कि आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सेशन आपका जो है अपलोड हो जाएगा, और अगला टॉपिक जो है हम बात करेंगे इमर्जिंग इश्यूज़ की। तो अब तक हमने क्या कर लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये यूनिट हमारी आधी ख़त्म हो चुकी है, ये हमारा सिलेबस है, हमने ये कंप्लीट कर लिया, हमने ये कंप्लीट कर लिया। हम इमर्जिंग इश्यूज़ की बात करेंगे और 2 सेशन में ये पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।